मुझे मालूम है आप लोगों ने कई बार लोगों को ये कहते हुए सुना होगा कि बहुत लंबे समय से चले आ रहे एनिमेशन सिम्पसन में कई भविष्यवाणियां की गईं और वो बिल्कुल सच्ची साबित हुई। ऐसा इसलिए क्योंकि इसने वाकई में बहुत सी भविष्यवाणी की हैं जो कि सच हुई हैं। लेकिन आपको जानकर हैरानी होगी कि यही एक कार्टून नहीं है जिसने भविष्यवाणियां की हैं। ये तो बड़ा डरावना लग रहा है यार। तो प्रेसिडेंट के प्रोजेक्शन से लेकर खाने के स्कैंडल तक, ये हैं आपके सामने कुछ ऐसी भविष्यवाणियां जो कि कार्टून ने की थी। सुपर बाउल का सुपर सट्टा। मुझसे पूछे तो मैं जुआ खेलने के सख्त खिलाफ हूँ, क्योंकि अगर आप बहुत ज्यादा लकी नहीं हुए तो इसमें कुछ भी हासिल नहीं होता है ना। लेकिन ऐसा हो सकता है अगर आपका नाम लीसा सिम्पसन है। 1992 में सिम्पसन का तीसरा सीजन आया और उसमें एक एपिसोड था लीसा द ग्रीक। उसमें यह कहा गया कि परिवार के बीच वाले बच्चे के पास कुछ ऐसी शक्ति हैं कि वो फुटबॉल गेम की भविष्यवाणियां कर सकता है। घर वालों ने तुरंत इसका फायदा उठाया और मैच पर सट्टा लगा दिया। मैच के लास्ट में पता चला कि लीसा ने बिल्कुल सही भविष्यवाणी की थी और आखिर में जीत वॉशिंगटन रेडिस्कन्स की ही हुई। हमारी दुनिया में इस एपिसोड के आने के बाद बस 2 दिन के बाद ही सुपर बाउल हुआ। हाँ, और आपने सही पहचाना, वॉशिंगटन जीत गया। ये डरावना है, लेकिन ये और ज्यादा डरावना होने वाला है। अगले फॉक्स चैनल ने फिर से सुपर बाउल के पहले अपना एपिसोड दिखाने के बारे में सोचा, लेकिन यहाँ एक चेंज था। सिम्पसन की टीम ने एपिसोड को नया दिखाने के लिए उसमें एक नई भविष्यवाणी डाल दी। इस बार लीसा ने भविष्यवाणी की कि डलास काउबॉयज के जीतने की। चौंकाने वाली बात यह है कि वो फिर सही साबित हो गई और ये चीज यही नहीं रुकी। ये सिलसिला अगले 2 साल तक चलता रहा, जिसमें लीसा ने फिर से डलास काउबॉयज के जीतने की बिल्कुल सही भविष्यवाणी की और फिर सैन फ्रांसिस्को 49 अर्स के जीतने की भी भविष्यवाणी की। एकदम सही साबित हुई। वाह, एक सुपर बाउल की भविष्यवाणी तक तो ठीक था, लेकिन 4 बार एकदम सही भविष्यवाणी है। चौंकाने वाली बात थी। मुझे मालूम है अगर सिम्पसन में कोई भी सट्टेबाजी चल रही होगी तो वो लोग हमेशा लीसा की बात सुनते होंगे। फीफा का किस्सा। सॉकर किसको नहीं पसंद। इस गेम के जब मैच होते हैं तो उन्हें फीफा ही चलाता है, यही रूल्स बनाता है और यही मैच भी रखता है और इंश्योर करता है कि कोई चीटिंग ना होने पाए। 2014 में सिम्पसन का एक एपिसोड आया जिसमें फीफा ने लीसा के घर वालों को फोन करके बोला कि वो रेफरी बन जाए, क्योंकि बाकी कोई इस गेम में बिना चीटिंग किए काम नहीं कर रहा है। और घर वालों ने मान लिया। 2014 के ब्राजील में हुए वर्ल्ड कप में घर वालों को कई घूस के ऑफर आए जिससे कि वो मैच करप्शन कर सकें। और अगले साल फीफा मैच में हो रहे अनगिनत करप्शन सामने आने लगे, जिनमें से ज्यादातर अफसर किया करते थे, जिनके बदले में उन्हें अपने फायदे के लिए कॉन्ट्रैक्ट मिलता या फिर जो भी वो मांगे। वाह यार, इस भविष्यवाणी में 4 चांद लगाने वाली बात यह है कि ये आखिर मैच जीता कौन। घर वालों ने बिना किसी करप्शन के जर्मनी को विनर घोषित किया था, वो भी ब्राजील को हराते हुए। उसी साल जर्मनी ने ब्राजील को हरा दिया और प्राइज को अपने घर ले गए, लेकिन 2 अलग अलग गेम में। यार अब मुझे डर लग रहा है, शायद सच में घर वाले उस दिन मैच में रहे होंगे। मिस यूनिवर्स या मिस्टेक। अनकंफर्टेबल ब्यूटी डिवा हमारे कल्चर में इस तरह से घुली हुई है कि ये हजारों सालों तक कहीं नहीं जाने वाली। मुझे लगता है फ्यूचर भी मेरी इस बात में राजी है। शो के नए 2nd सीजन के एपिसोड द लेजर ऑफ 2 इवल्स में असली मिस यूनिवर्स डिवा ने एलियंस के साथ कंपटीशन कर दिखाया। गलती बस ये हुई कि होस्ट ने गलत विनर का ऐलान कर दिया। उसने गलती से लीला का नाम ले लिया, लेकिन फिर तुरंत ही उसके हाथ से गुलदस्ता और टियारा लेकर असली विनर को दे दिया गया। इससे लीला बहुत दुखी हुई। एपिसोड के आने के 15 साल बाद 2015 में मिस यूनिवर्स फिर से होस्ट के साथ आ फंसी। वो था स्टीव हार्वे, जिसने कोलंबिया के एरियांडा गुटेरेज को विनर घोषित कर दिया। लेकिन इस बार गुटेरेज के लिए बुरी बात रही कि स्टीव ने गलत नाम ले लिया। असली विनर फिलीपींस की पिया वुड्सबैक थी। जी हाँ, ठीक उसी स्टेज पर मुकुट और गुलदस्ता गुटेरेज से ले लिया गया और वुड्सबैक को दे दिया गया। जाहिर है गुटेरेज बड़ी दुखी हुई। यार ये क्या रायता फैला रखा है इन लोगों ने। लेकिन इन दोनों इवेंट के बीच की सिमिलैरिटी को नजरअंदाज करने की गलती हम नहीं कर सकते। लेकिन वुड्सबैक कोई पर्पल रंग की एलियन तो है नहीं, इसलिए हम शो राइटर्स का एक पॉइंट यहाँ काट लेंगे। आप जानते हैं एक और चीज क्या है जिसे आप नजरअंदाज नहीं कर सकते? नीचे दिए गए लाइक और सब्सक्राइब बटन, उनको दबा दीजिए। इस तरह से आप हमेशा मेरा कंटेंट देख पाएंगे। हो गया सब? ग्रेट। चलिए अब देखते हैं असली जबरदस्त भविष्यवाणी। खाने लायक घोड़े। अगर आपको खाना खाने के बाद मालूम पड़े कि आप जो इसे समझकर खा रहे थे वो असल में ये है ही नहीं, तो आप जरूर निराश हो जाएंगे। काश जब मैंने शेर को खाया था तब मुझे कोई बता देता कि असल में ये है क्या चीज। खैर कोई ना। 2013 में यूरोप के लोग तब हिल गए जब उन्होंने बताया कि असल में वो घोड़े का मांस खा रहे थे। छी यार, बाद में मालूम हुआ कि पूरे कॉन्टिनेंट में मांस बेचने वाले सस्ते मांस को बेचने के चक्कर में घोड़े के मांस को मांस बताकर बेच रहे थे।
वो भी इतनी ज्यादा मात्रा में कि ये ग्रोसरी स्टोर में मिलने लग गया। मुझे लगता है कि अब तक आप समझ के होंगे आगे क्या होने वाला है। जहां बहुत से लोग इस बात पर खुलासे से चौंक गए और गुस्सा हुए, वहीं सिम्पसन के राइटर्स ने तो उसकी भविष्यवाणी 1994 में कर दी थी। उस साल के सिम्पसन के एक एपिसोड में दिखाया गया था कि लंच लेडी डोरिस अपने बच्चों को खिलाने के लिए घोड़े का बहुत अच्छा मांस बनाती है। क्या सच में? बहुत ही अजीब है ना? हो सकता है ये सिर्फ एक कोइंसिडेंस हो, लेकिन ये कितना सटीक है। मैं बस यही खुशी मना रहा हूँ कि अच्छा हुआ मैं यूरोप में नहीं रहता, लेकिन जो लोग वहाँ रहते हैं उन्हें बता दूं कि सबसे पहले ये हुआ था। अब आप सेफ हैं। अजीब सी परछाई। सिम्पसन के लिए भविष्यवाणी करना बाएं हाथ का खेल है। 1995 में लीसा की शादी ऐसा करने वाला पहला एपिसोड था और ये इतना सटीक था कि शायद ही इसके अलावा कोई इतना सटीक साबित हुआ होगा। एपिसोड में दिखाया गया कि कैसे लीसा एक अंग्रेज बच्चे के प्यार में पड़ गई जिसका नाम हुग पार्कफील्ड था, लेकिन जब वो उसकी फैमिली से मिलने इंग्लैंड गई तो हमें कुछ बहुत ज्यादा अजीब देखने को मिला। जब वो लंदन के ऊपर से होकर गुजर रही थी तो बिग बैन का ये अजीब सा विजुअल नजर आया, लेकिन ये अजीब पार्ट नहीं है, ये है ये बिल्डिंग ठीक शार्ड की तरह नजर आ रही है, जो कि ऐसी आसमान छूने वाली इमारत है जिसका काम 2009 में शुरू भी नहीं हुआ था और 2000 तक इसके बनाने के बारे में सोचा भी नहीं गया था। और तो और ये ठीक असली वाली की तरह टावर ब्रिज के बगल में है। क्या लंदन की बड़ी बड़ी इमारतें सिम्पसन को देखकर बनाई गई हैं? जैसे वो तो बड़ी अच्छी बिल्डिंग है, चलो उसको बनाते। ये सुनने में बहुत अजीब लग रहा होगा, मुझे मालूम है, लेकिन इसके अलावा आपके पास इस बात का क्या एक्सप्लेनेशन है जिसकी सिम्पसन के राइटर्स ने एकदम सही भविष्यवाणी कर डाली? आप बोल सकते हैं टाइम मशीन, लेकिन दोस्त मेरा वाला आंसर तुम्हारे वाले से ज्यादा रियल लग रहा है। फिर भी अगर आपको लगता है कि आप कुछ और कह सकते हैं तो मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में आकर बताएं। उंगली चाटने लायक। मुझे फ्राइड चिकन बहुत ज्यादा पसंद है, इसे याद रखना। मैं फ्राइड चिकन के बिना जिंदा नहीं रह सकता। लगता है साउथ पार्क का एरिक कार्टमैन भी मेरी तरह दीवाना है। मेडिसिनल फ्रेंड चिकन के सीजन 14 में दिखाया गया कि कोलोराडो के सभी केएफसी बंद हैं। डर गए, झटका लगा गया। कार्टमैन से ये सहन नहीं हुआ। 2010 के एपिसोड में उसने सिखाया कि वो अपना बेस्ट फेवरेट खाना खुद बनाए और उसे ब्लैक मार्केट में बेचे। वाह यार, फ्राइड चिकन के ब्लैक मार्केट, बड़ा बकवास आइडिया है ना? आप समझ गए होंगे ये कहानी किस तरफ जा रही है। यूके में 2018 में देश के करीब 3/4 केएफसी रेस्टोरेंट को अपना चिकन स्टॉक मिला नहीं, जिसकी वजह से बहुत ही भयंकर फ्राइड चिकन की कमी सामने आई। लेकिन हमारे आदमियों को इससे कोई फर्क नहीं पड़ा। उसने आपदा में अवसर देखा, तुरंत ही चिकन के सेलर ईबे जैसी साइट पर चिकन बेचने लगे। नहीं, खुद डाउट मत कीजिए, आप जो देख रहे हैं बिल्कुल सच देख रहे हैं। इतना खराब दिखने वाला खाना 25,000 यूरो का है, मतलब कि $30,000 से भी ज्यादा का। हे भगवान, कार्टमैन तो खुद पर बड़ा गर्व कर रहा होगा। इसमें जो बोलियां लगी वो मजाक लग सकती हैं, लेकिन ये फिर से बिकने के लिए वापस मेन्यू में आ गया और इस बार $100 की कीमत में, लेकिन ये भी नॉर्मल चिकन से 10 गुना ज्यादा महंगा है। यार, या तो उंगलियां चाटने वाला खाना खा लो या फिर अपने पैसे बचा लो, दोनों में से एक चीज कर पाओगे। डिज्नी ही राजा है। मार्वल से लेकर स्टार वॉर्स तक डिज्नी इतनी सारी सीरीज और मल्टीवर्स लेकर आया है कि लोग उस पर आरोप लगाने लगे हैं कि उसने फिल्म और टीवी इंडस्ट्री में मोनोपोली कर रखी है और उसका राजा बनना चाहता है। लेकिन 2000 की बात है, टेलीविजन इंडस्ट्री में उनकी कश्ती उतरी भी नहीं थी, तैरना तो दूर की बात। लेकिन सिम्पसन ने इसको आगे आते हुए देख लिया। सीजन 10 के एपिसोड व्हेन यू डिश अपॉन अ स्टार, उसमें घरवाले डायरेक्टर रॉन होवार्ड को एक मूवी आइडिया देते हुए दिखाई पड़े। होवार्ड को ये कहानी इतनी ज्यादा पसंद आई कि उसने इसे चुराने के बारे में सोचा और पहुंच गया 20th सेंचुरी फॉक्स फिल्म स्टूडियो के पास। स्टूडियो के बाहर ये साइन लगा हुआ कि इसका मालिक डिज्नी है, लेकिन असल में ऐसा कुछ था नहीं। अब चलते हैं 2017 में वॉल्ट डिज्नी ने फोकस को $71.3 बिलियन में खरीदने का ऐलान किया, जिसकी वजह से सिम्पसन की 17 साल पहले की गई भविष्यवाणी साबित हो गई सही। हे भगवान, तो यहाँ हुआ क्या? रिच गेगल, जो कि इस एपिसोड के राइटर थे, जब उन्होंने इस खरीदारी के बारे में सुना तो उन्होंने बताया कि कितना हल्ला बजाकर इसको किया गया। फिर मालूम पड़ा कि एपिसोड के आने के कुछ ही साल के बाद डिज्नी ने ABC टेलीविजन नेटवर्क को खरीद लिया। तो अंदाजा लगाया गया था कि आने वाले समय में ये कोई ऐसी डील कर सकता है। लेकिन आप चिंता ना कीजिए, डिज्नी में इतनी हिम्मत नहीं है कि वो मुझे खरीद पाए। लेकिन सही बताऊं तो मैं उनकी सबसे नई राजकुमारी बन सकता हूं, मुझे कोई ऐतराज नहीं है। क्या आपको कोई देख रहा है? हम सब ने कभी न कभी इस चीज को फील किया है कि जैसे कोई चीज चोरी छुपे हमें देख रही हो। 2013 में कंप्यूटर इंटेलिजेंस कंसल्टेंट एडवर्ड स्नोडेन ने एक NSA डॉक्यूमेंट लीक कर दिया, जिसमें पता चला कि US गवर्नमेंट अपने सिटीजन पर जासूसी करती है। बहुत बड़ा स्कैंडल था, जिसकी वजह से स्नोडेन को रातों रात US में क्रिमिनल घोषित कर दिया गया। उन्हें गवर्नमेंट की तिरछी निगाहों से बचकर भागना पड़ा। लेकिन इन सब का कार्टून और भविष्यवाणी से क्या लेना देना? 2 ही शब्द कहूंगा, द सिम्पसन। आगे आप समझदार हैं। इस स्कैंडल के 6 साल पहले सिम्पसन की एक मूवी रिलीज हुई थी।
उसमें हमारी कार्टून फैमिली भी एक कॉन्स्पिरेसी के बाद यूएस गवर्नमेंट से भागती नजर आ रही थी। अभी थोड़ा फैमिलियर लगने लगा है ना। जब वो बस में चढ़ रहे थे तो लीसा ने बोला कि जिससे लोगों का ध्यान उन पर ना जाए इसलिए उनको चुप रहना होगा। मार्गे ने कहा कि तुम ऐसा सोच भी कैसे सकती हो कि कोई हमें सुन रहा होगा। बाद में पता चला कि असल में बस ड्राइवर एक रोबोट है जो कि उन्हें रिकॉर्ड कर रहा है और सारी आवाजें सीधा एनएसए को भेज रहा है, जहां से हमें ये पता चला कि देश में हो रही हर बात पर सरकार की नजर है। हाँ, बहुत ही डरावना है यार ये तो। लेकिन ये बताना जरूरी है कि यूएस गवर्नमेंट के पास इतना समय नहीं है कि वो हर किसी की बातों को सुन सके, और ना ही उनके पास रोबोट बस ड्राइवर है। लेकिन उनके गंदे पैर ऐसे बहुत सारे डेटा पर हैं जिसके बारे में आपको कोई खबर नहीं है। ये एक भविष्यवाणी है जो मैं चाहता हूँ कि कभी भी सच साबित ना हो। कान लगाकर सुनने वाली डिवाइस। कपकेक कपकेक कपकेक। अगर आपके इंस्टाग्राम में हर जगह इसके एड्स आते नजर आए तो उसके लिए मैं जिम्मेदार नहीं हूँ। यहाँ मैं ये कहना चाहता हूँ कि आपकी माइक्रोफोन वाली डिवाइस आपकी बातें हमेशा सुनती रहती है और ये आपकी सुनी हुई बातों के हिसाब से आपको एड्स दिखाती है। इस तरह की टेक्नोलॉजी का यूज बीते कुछ सालों में बहुत ज्यादा किया जा रहा है, लेकिन फ्यूचरमा ने इसे 2001 में सबके सामने लाकर रख दिया। सीजन 3 के एपिसोड लक ऑफ फ्राइज में फ्राई को लगता है कि उसके भाई ने उसका नाम चुरा लिया। जब उसने इंटरनेट पर इस सब के बारे में बहुत कुछ ढूंढने के बारे में सोचा तो प्रोफेसर फॉन्सवर्थ ने कहा कि फ्राई, वो भी जोर से। उसने ब्राउजर ने तुरंत सुना और फिलिप जे फ्राई की मूवी सामने लाकर रख दी, लेकिन साथ ही फ्राइडे का कैलेंडर भी खोल दिया और फ्रेंच फ्राई भी ऑर्डर कर दी। इस तरह से इस भविष्यवाणी ने न सिर्फ सुनने वाली डिवाइस की भविष्यवाणी बल्कि इनके परेशान करने वाली हरकतों के बारे में बिल्कुल सही दिखाया। आजकल टेक्नोलॉजी फोन से लेकर स्पीकर हर जगह, लेकिन हाँ, ये अभी भी इतनी तेज नहीं हुई है कि फ्रेंच फ्राई खुद ही ऑर्डर कर ले। यार अब तो मुझे भी भूख लग रही है। बड़े डेव का छोटा माइकल। अगर आर्ट एंजॉय करने से भी ज्यादा कुछ लोगों को पसंद है तो वो है उसे सेंसर करना, जिससे कि कोई और उसको ना देख सके। चलते हैं 1990 के सिम्पसन के एपिसोड की तरफ, जिसका नाम था इची एंड स्क्रैची एंड मार्गे। इसमें मिसेस एस देखती हैं कि बच्चों का कार्टून इची एंड स्क्रैची बहुत ज्यादा वायलेंट है, तो वो इस शो को सेंसर करने के लिए हड़ताल पर बैठ जाती हैं और अंत में वो पूरे शहर को इतना ज्यादा भड़का देती हैं कि सब कुछ सेंसर हो जाता है, यहाँ तक कि माइकल एंजेलो का क्लासिक आर्ट पीस डेविड भी। डेविड को सेंसर करने की बात वैसे भी कई समय से चल रही थी। स्टैचू के बाहर बहुत सारे वर्जन थे। इसके छोटे पार्ट को पत्तियों से ढकने की बाकायदा कोशिश की गई। इस एपिसोड में जिस चीज की भविष्यवाणी की गई थी वो थे कपड़े और आर्ट वर्क। 2016 में इस एपिसोड के आने के 26 साल बाद रूस के सेंट पीटर्सबर्ग में एक आर्ट एग्जीबिशन लगा। जिस बिल्डिंग में हो रहा था ये, उसके बाहर डेविड का 16 फीट लंबा कॉपी लगा, लेकिन इसकी वजह से दकियानूसी रशियन गुस्से में आए और बहुत सारी कंप्लेंट आने के बाद वोटिंग हुई कि क्या डेविड के शरीर पर कपड़े डाले जाएं या नहीं, और अगर हाँ तो आखिर कैसे कपड़े। आगे क्या हुआ नहीं पता, लेकिन एक औरत ने सुझाव दिया कि उसको पैंट पहना दिया जाए, ठीक सिम्पसन की तरह। और अगर ये वाकई हुआ होगा तो मुझे बिल्कुल भी शौक नहीं लगेगा, लेकिन जो भी कहो, कोइंसिडेंस तो वाकई में बड़ा ही भयंकर था। ग्रीसी गिफ्टर्स। देखिए, मैं ये बात बहुत अच्छे से समझता हूँ कि सभी को पैसों की जरूरत होती है, लेकिन मुझे नहीं लगता कि आपको मालूम होगा कि ग्रीस बेचकर भी पैसे कमाए जा सकते हैं ना। 1998 के सिम्पसन के एपिसोड में घर वालों ने ऐसा ही किया था। उसे और बार्ट को मालूम पड़ा कि बहुत ही बढ़िया वाली ग्रीस का धंधा हो रहा है, तो वो इसे ज्यादा मात्रा में चुराने लगे जिससे कि इसे आगे बेच सके। लेकिन ग्रीस चुराना नहीं, पता चलता है कि ये सच में बढ़िया काम है। मानो या ना मानो, जब ये एपिसोड आया तब से ग्रीस का धंधा चल पड़ा। बायोडीजल की डिमांड बहुत ज्यादा बढ़ गई, और सोचिए बायोडीजल में क्या है, ग्रीस। तो जब रेस्टोरेंट का मन अपनी पुरानी सब्जी वाले तेल से भर जाता है तो वैसे हजारों डॉलर में रिसाइकिल करने वालों को देते हैं। असल में ये क्रिमिनल्स का फैलाया हुआ चाल होता है कि ये खुद को ग्रीस खरीदने वाली कंपनियां दिखाते हैं, ग्रीस चुराते हैं और फिर बेच देते हैं। आपके दिल में भी घंटी बजी ना? यार अब तो मैं भी गिनती भूल गया हूं कि आखिर कितनी बार सिम्पसन की भविष्यवाणियां सही साबित हुई हैं। झूठे भविष्यवाणी वाले। जहां एक कार्टून एकदम सटीक भविष्यवाणी करता है, वहीं हजारों ऐसे हैं जो एकदम गलत भविष्यवाणी करते हैं। लेकिन इंटरनेट के बंदों को लगता है तो उनके सामने सब कुछ सच है। डरने का नहीं भैया, मैं आ गया हूँ शक्तिमान बनकर सच का सामना करने के लिए। अब अगर आप उन मुट्ठी भर लोगों में से हैं जिन्होंने गेम ऑफ थ्रोन्स नहीं देखा, तो मैं आपको बता दूं, आप 30 सेकंड स्किप करना चाहेंगे, क्योंकि मैं यहाँ आपको उसके बारे में सब बताने वाला हूँ। ठीक है, वो लोग चले गए हैं, बताता हूँ। बहुत से लोग ये मानते हैं कि सिम्पसन के 2017 वाले एपिसोड द सिर्फ सोर्स ने पहले से ही HBO के इस सीरीज की एंडिंग की भविष्यवाणी कर दी थी। हाँ, मैं मानता हूँ कि दोनों सीन बहुत एक जैसे दिखते हैं, लेकिन रुकिए, जरा सब्र रखिए। ड्रैगन ने एक पूरे शहर को जला दिया। ये कहानी उतनी ही पुरानी है जितनी की कहानियां खुद हैं, और इसे कई बार लिखा जा चुका है। सच ये कि कोई भी इस बात का अंदाजा नहीं लगा सकता था कि गेम ऑफ थ्रोन्स की एंडिंग इतनी वाहियात होगी। लेकिन इससे भी ज्यादा वाहियात है 2018 में
टॉयज आर एज बंद हो गया और मैं तो जैसे पागल हो गया। मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था कि मैं अपनी बाबी डॉल खरीदने कहाँ जाऊँ मेरी बहन के लिए, ना कि मेरे लिए। लेकिन अगर इंटरनेट वाले बाबा की माने तो अगर मैंने सिम्पसन का एपिसोड देख लिया होता तो मुझे ऐसा होने की खबर पहले लग जाती। 2004 का ये एपिसोड दिखाता है कि स्टोर बंद हो चुका है, लेकिन असल में बारटेंडर बस आर को सही लगा रहा था, जिससे कि शहर को देखकर लगी कि इसमें बच्चे अलाउड नहीं है। इससे स्क्रीनशॉट को लेकर गलत समझ लिया गया। सारे इंटरनेट वालों ने झूठ फैला दिया। छी यार। भविष्यवाणी की दुनिया में रेजिंग बेंडर को नेटफ्लिक्स की बेंडर स्नेच जैसी फिल्मों की भविष्यवाणी करने के लिए जाना जाता है। रेजिंग बेंडर में फ्राई ऐसी मूवी देखने जाता है जहां आप खुद ही एंडिंग लिखते हैं, ठीक वैसे जैसे आप बेंडर स्नेच में कर सकते हैं। लेकिन इसने तो वाकई 18 साल पहले ही ब्लैक मिरर की भविष्यवाणी कर दी थी। ये एकदम सही भविष्यवाणी है ना। नहीं मालूम पड़ता कि बेंडर स्नेच कभी भी इस तरह की मूवी की लाइन में था ही नहीं। इससे पहले भी ऐसी पिक्चरें आ चुकी हैं। ऐसी पहली मूवी थी कीनो ऑटोमेट और ये आई थी 1967 में। उस समय लोगों को नहीं मालूम था कि टीवी रिमोट के साथ क्या किया जाता है। उन्होंने इसे थिएटर में जाकर देखा। मूवी के अलग अलग सीन्स के बाद मूवी रोक दी जाती और एक आदमी आता और फिर ऑडियंस वोट करती कि आगे क्या होना चाहिए। बहुत बढ़िया। लेकिन इसका मतलब ये हुआ कि फ्यूचर में असल में पास्ट पर कमेंट कर रहा था, ना कि भविष्यवाणी। ठीक है, जो भी हो, मुझे और क्या, आपको क्या। हम आगे बढ़ते हैं उसकी भविष्यवाणियों की तरफ। अपना विश्वास बनवाओ। नेता लोग सबसे ज्यादा फेमस लोगों में से एक नहीं है, तो इसीलिए उनकी जीत हासिल करने के लिए झूठ बोलना कोई बड़ी बात नहीं है। ये एक ऐसा कॉन्सेप्ट है जिसको सिम्पसन ने 2007 में बता दिया था। इस मूवी में यूएस गवर्नमेंट स्प्रिंगफील्ड का पूरा शहर उजाड़ जाने के बारे में सोच रही है और इसकी जगह कुछ बड़ा करने के बारे में प्रस्ताव रखा। ये सुनने में बहुत अच्छा ऑफर तो नहीं लगता, इसलिए गवर्नमेंट ने अपने और हॉलीवुड के फेवरेट टॉम हैंक्स को ही काम सौंप दिया। बड़ा फनी होता है जब सेलिब्रिटीज को नेता लोग अपने काम के लिए इस्तेमाल करते हैं, लेकिन मालूम हुआ कि ये भी एक तरह की भविष्यवाणी थी। 15 साल के बाद 2022 में हैंक्स आए और एक प्रमोशनल वीडियो बनाया जिसमें वो जो बिडेन की तारीफ के पुल बांधते नजर आए। बिडेन की सरकार कुछ ठीक नहीं चल रही थी। ऐसे में उन्हें लगा कि इस तरह के वीडियो से लोगों का विश्वास उन पर बना रहेगा, जिसकी उन्हें बहुत जरूरत थी। ये विश्वास उन्होंने टॉम की मदद से खरीदा। लेकिन गवर्नमेंट का वीडियो सिम्पसन वाले के आगे कुछ भी नहीं था। ऐसा लग रहा था जैसे अरिजीत सिंह के आगे टोनी कक्कर गा रहा हो। लेकिन फिर भी दोनों ही सिमिलरिटी इतनी ज्यादा थी कि पूरा का पूरा इंटरनेट हिल गया। यहाँ तक कि दूसरे नेताओं और पॉलिटिक्स पर रिपोर्ट लिखने वालों ने भी इस बारे में आवाज उठाई। ये बड़ा शर्मनाक रहा होगा यार। खैर, मुझे क्या, रिलैक्स करो और देखो उसे। This is Tom Hanks saying if you're going to pick a government to trust, why not this one? पुरानी बातें। अगर मैं कहूँ कार्टून तो आप तुरंत एक एनिमेटेड टीवी शो के बारे में सोचने लगेंगे, है ना। लेकिन कार्टून का मतलब पुरानी कॉमिक्स भी हो सकता है, और वो तो टीवी से भी पहले मौजूद है, करीब 100 सालों से। तो इस बात में कोई हैरानी नहीं है कि उन्होंने कई भविष्यवाणियां की होंगी। सेकेंड वर्ल्ड वॉर के दौरान दोनों ही तरफ से कार्टून का यूज अपने अपने मतलब के लिए बखूबी किया जाता था। अमेरिका के देशभक्त सैम अंकल 1941 के दिसंबर नेशनल कॉमिक्स में आए, जहां पर उन्होंने पर्ल हार्बर को बचाया और कहा कि ये किसी छुपे हुए दुश्मन की सेना ने किया है। लेकिन इसके छपने के कुछ ही दिन के बाद जापान की आर्मी ने सच में पर्ल हार्बर पर अटैक कर दिया। बहुत डरावना था यार। इससे और पीछे यहाँ तो हमें मिलता है 1923 का पैनल, जो दिखाता है कि 2023 में आर्टिस्ट की जिंदगी कैसे होगी। इसने तो 100 साल बाद की भविष्यवाणी कर डाली। उनके लिए एक मशीन काम कर रही है और वो आराम से मछली पकड़ रहे हैं। एआई आर्ट की मदद से हम ऐसे ही आर्ट बना सकते हैं, और ये हाल ही में बहुत पॉपुलर भी हुई है। इसलिए कार्टून एकदम सही साबित हुआ। लेकिन इसमें चौंकाने वाली जो चीज थी, आर्टिस्ट का रिएक्शन। मस्त मछली पकड़ने की जगह आर्टिस्ट इस बात की चिंता में है कि अब वो रोटी, कपड़ा और मकान कैसे लाएंगे। अब भैया ये तो वक्त ही बताएगा, है ना। अब मैं आपके लिए लेकर आया हूँ 1919 में रिलीज हुआ था जो, जी हाँ, ये एक फोन है। आपने बिल्कुल सही सोचा है, ऐसे फोन उस समय में नहीं थे, बल्कि 1970 तक नहीं थे। वाह, जी हाँ, ये कार्टून बिल्कुल सही दिखा रहा है कैसे मूवी थिएटर जैसी जगहों में ये कितने ज्यादा इरिटेटिंग होते हैं। मान भी जाओ, आखिर हम सभी ने कभी ना कभी ये महसूस किया है। लेकिन मेरा दिमाग तो ये सोचकर फटा जा रहा कि आखिर उस जमाने में इनके दिमाग में ये ख्याल आया भी कैसे कि आने वाले समय में ऐसे फोन होंगे। ये संयोग है या फिर टाइम ट्रैवलिंग? नीचे कमेंट सेक्शन में आके बताना। प्रेसिडेंट ट्रंप। अगर आप मुझसे पूछेंगे मेरे हिसाब से सिम्पसन की सबसे बड़ी भविष्यवाणी कौन सी है, तो मुझे ये बताने में ज़्यादा समय नहीं लगेगा। 2000 में शो का 11th सीजन आया, जिसमें दिखाया गया कि एक बड़ी लीसा अमेरिका की प्रेसिडेंट बन गई। जब ये नई नई प्रेसिडेंट अपने साथ के नेताओं से देश के बारे में डिस्कस कर रही थी, तो वो कहती हैं कि प्रेसिडेंट ट्रंप ने तो बजट हिला डाला। जैसा कि हम सब जानते हैं, 2016 में डोनाल्ड ट्रंप प्रेसिडेंट बने। लेकिन ये वाकई में बहुत ही अजीब है, क्योंकि 15 साल पहले जब ये एपिसोड आया, उस समय तो उन्होंने ये नहीं बताया था कि वो इलेक्शन लड़ेंगे। लेकिन हाल के सालों में ये बड़ी भविष्यवाणी की गई और भविष्यवाणियों के आगे फीकी लगने लग गई है। जब 2015 में ट्रंप ने फैसला किया कि वो प्रेसिडेंट के इलेक्शन में खड़े होंगे, वो सीढ़ियों से जा रहे थे, लेकिन वहां पर लोग उनके लिए बोर्ड लिए खड़े थे। यही सेम सीन सिम्पसन में भी सालों पहले दिखाया गया था। बस फर्क इतना था कि इस बार उन्होंने ये नहीं किया था।
ये सीन इतना सिमिलर है बस इसलिए है क्योंकि ये सिम्पसन के 2015 की वीडियो से लिया गया है और ये तब की बात है जब ट्रंप अपना कैंपेन शुरू कर चुके थे। वाह। और ये कहानी है इस भविष्यवाणी की जिसे 2016 के ट्रंप के इलेक्शन से बहुत ज़्यादा सिमिलर बताया जाता है। ये सिम्पसन 2015 के यूट्यूब शॉर्टकट से लिया गया है और बहुत ही चतुराई से इसे यूट्यूब पर भविष्यवाणी बताकर फैला दिया गया। बहुत से लोग ये भी कहते हैं कि ये क्लिप ट्रंप के 2024 के इलेक्शन की भविष्यवाणी करती है। यहाँ तक कि सिम्पसन के राइटर अल जीन ने भी ट्विटर पर यह माना है, लेकिन असल में ये सच नहीं है। ये बस ट्रंप का मजाक उड़ाने के लिए बनाया गया है, जो ये दिखाता है कि ट्रंप जब तक जीत नहीं जाता तब तक हर चौथे साल इलेक्शन लड़ेगा, तो इसलिए 2024 भी उन्हीं सालों में से एक है। यार तुम लोग भी ना झूठी अफवाहें फैलाना बंद करो, बहुत दुख हुआ, बहुत ज्यादा। फ्यूचर की टेक्नोलॉजी। साइंस और साइंस फिक्शन का रिश्ता बहुत पुराना है। फिक्शन की टेक्नोलॉजी हमेशा लोगों को प्रेरित करती है कि वो ऐसा कुछ असल जिंदगी में भी बना दें। यही वजह है कि ऐसा दिखता है कि पुराने कार्टून्स ने भविष्यवाणी की थी। 1992 के एक सिम्पसन के एपिसोड में एक ऐसी डिवाइस दिखाई गई जो बच्चों की आवाज को एकदम बढ़िया समझने लायक अंग्रेजी में बदल सकती है। उस समय ये बहुत बढ़िया आइडिया था, लेकिन आज ये सचमुच सच्चाई बन गया है। कम से कम जॉन ड्रीम नाम की कंपनी तो यही दावा करती है। इस स्टार्टअप ने यह काम 2020 में शुरू किया था, जो कि सिम्पसन के उस एपिसोड के आने के करीब 30 साल बाद का समय है, जहां ये आपकी मदद बच्चे से बात करने में नहीं कर पाएगा। वहीं ये कम से कम उनके रोने की आवाज से उनकी बेसिक जरूरतों के बारे में आपको आगाह कर देगा। ये देखने में भी ठीक उस कार्टून वाले जैसे ही मेरे भाई। लेकिन यार अब बस, सिम्पसन के बारे में हमने बहुत ज्यादा बातें कर ली हैं, बस हो गया। 60s का सिटकॉम द जेटसन्स ने तो आपने कार्टून में बहुत कुछ देखा ही है, जो कि आगे चलकर हमारी रोजमर्रा की जिंदगी में काम आने वाला था। ये क्या हो सकता है? पतली टीवी, स्मार्ट वॉच, ये देखिए। लेकिन क्या ये मेरी फेवरेट है? ये ऑटोमेटिक वैक्यूम, ये है रूम्बा। सोच रहा हूँ कि जेटसन्स की ये रूम्बा चीजों से टकराती रहती है या नहीं, मुझे नहीं मालूम। आप यही कहेंगे कि इन भविष्यवाणियों में कोई इतनी बड़ी बात नहीं है और ये तो बस पुराने कार्टून को देखकर बनाए गए इन्वेंशंस हैं। लेकिन ये आर्ग्यूमेंट आप अगली चीज को लेकर नहीं कर पाएंगे। ये 1998 के फ्यूचर में एपिसोड का है, जिसका नाम था स्मेलोस्कोप। इस डिवाइस को ऐसे दिखाया गया है जैसे कोई टेलीस्कोप हो, मगर ये असल में यूज किया जाता है स्मेल को मैग्नीफाई करने में। हाँ, ठीक किसी फोटो को मैग्नीफाई करने की तरह। 24 साल बाद असली दुनिया को ये जबरदस्त नाक का रेंजर मिल गया। वाह, ये कितना फैशनेबल है ना। ये अपने कार्टून वर्जन की तरह तो नहीं दिखता, लेकिन ये यूज करता है कार्बन फिल्टर का, जिसकी मदद से ये स्मेल को बाकी आवाज से दूर कर देता है। तो जब आप इससे सांस लेते हैं तो आपको पता चलता है कि स्मेल कितनी तेज है। मुझे तो अभी भी पता चल गया कि ये काम नहीं आएगा, बल्कि कुछ जगह ये ऐसा काम करेगा जो पॉजिटिव से ज्यादा नेगेटिव होगा। टॉय पूडल्स। क्या आपके साथ कभी ये धोखा हुआ है? बिल्कुल हुआ होगा, लेकिन मेरे साथ नहीं हुआ क्योंकि मैं बहुत स्मार्ट हूँ। लेकिन मेरे दोस्त ने कुछ बहुत ही बेवकूफ़ी से भरी चीज़ें खरीदी। तो कहाँ था मैं? हाँ, 2002 में सिम्पसन का एक एपिसोड आया, टोनी गुंडा और उसकी गैंग इतिहास के सबसे बड़े स्कैम को अंजाम देने का प्लान बना रही थी। इसमें वो रुई को इस तरह से जमा देते थे कि वो पूडल जैसे दिखे। ठीक है, ये शायद इतनी इंप्रेसिव नहीं है, इसीलिए रियल लाइफ में इसे कोई ट्राई नहीं करेगा, है ना। अब चलते हैं 2013 के अर्जेंटीना में। एक रिटायर्ड आदमी को लगा कि जैसे उसे खजाना मिल गया हो और उसे पास की बाजार में कुछ टॉय पूडल खरीदते देखा गया, वो भी $150 का एक की कीमत $1000 पड़ती। तो जब इतनी कम दाम में इसे पूडल मिल गया तो इसे तो लगा जैसे इसने बहुत शानदार डील ले ली है। लेकिन जैसा कि आप समझ रहे होंगे, ये इतनी भी अच्छी डील नहीं थी। जी हाँ, ये क्रिमिनल गैंग चूहों को पूडल्स बनाकर बेच रहे थे। और दुखी करने वाली बात यह, देखो मैं मजाक नहीं कर रहा, सिम्पसन्स के एपिसोड से ठीक उल्टा अलर्ट, यहाँ पर गैंग ने रुई का कोई यूज नहीं किया, बल्कि वो बचपन से ही चूहों को स्टेरॉइड्स खिला देते थे जिससे कि वो फूल जाएं। बड़ा घटिया है यार ये। लेकिन इसमें अच्छी बात यह है कि जहां तक मैं जानता हूँ, धोखा खाए आदमी ने कभी इन गुंडों के खिलाफ कंप्लेंट नहीं करवाई। तो क्या पता, हो सकता है कि उसे उन चूहों से प्यार हो गया हो, फिर चाहे वो भौंके ना भौंके। हम सिर्फ उम्मीद ही कर सकते हैं भाई। खोले हुए राज। हमने पहले कुछ झूठी भविष्यवाणियों को देखा, लेकिन ऑनलाइन इतनी तादाद में है कि मुझे लगता है कि इसके बारे में और बात करने की जरूरत है। जी हाँ, एकदम से लो आ गया शक्तिमान फिर से। बहुत से लोग कहते हैं कि 1993 के सिम्पसन के मार्गे इन चेन्स एपिसोड ने पहले से ही कोरोना वायरस की भविष्यवाणी कर दी थी। इस एपिसोड में एक ऐसे वायरस को दिखाया गया जो कि एशिया से आया और पहुंचा सीधा स्प्रिंगफील्ड में, जिसकी वजह से ऐसी बीमारी फैली कि पूरा शहर परेशान हो गया। सुना सुना लग रहा है ये, है ना। सुनिए, इस फोटो को ही भविष्यवाणी से जोड़ा जाता है। बहुत ही गजब का यार, लेकिन ये असल में फेक है। ये रहा असली स्क्रीनशॉट। किसी ने इसमें एडिटिंग कर दी। और तो और एपिसोड में जो फ्लू दिखाया गया है वो तो भैया जापान से आया था, चीन से नहीं। और कोरोना चीन से आया था। दूसरी भविष्यवाणी है सिम्पसन के 1990 के एक एपिसोड से, जिसका नाम है द टिल टिल हेड।
इसमें बार्ट शहर के फाउंडर जेबडी यहाँ स्प्रिंगफील्ड के स्टैचू का सर धड़ से अलग कर देता है। रंडॉस का कहना है कि ये बोस्टन 2020 में क्रिस्टोफर कोलंबस के स्टैचू को सर से धड़ से अलग करने की भविष्यवाणी थी। क्या यार, यहाँ तक तो सोन पर ही पहुंच पाती। बार्ट ने स्टैचू का सर धड़ से अलग करके अपने दुश्मनों को इम्प्रेस करने के लिए सब किया। वहीं असलियत वाले में ऐसा पॉलिटिक्स की वजह से किया गया। और खैर, लोग तो स्टैचू को तब से ही तोड़ना शुरू कर देते हैं जब से वो बनना शुरू होता है। जी हाँ, ये भविष्यवाणी से ठीक उतना ही दूर है जितना कि धरती से चांद। कम से कम मुझे तो ये सबसे ज्यादा भविष्यवाणी लगती थी, लेकिन फिर मैंने अगले वारे के बारे में सुना। भैया ये देखो, ये फोटो कई यूट्यूब चैनल्स ने डाल दी है। इस फोटो में बार्ट मरे हुए बास्केटबॉल लेजेंड कोटे ब्रायंट की कब्र के पास खड़ा हुआ है। अब बात यह है कि एपिसोड इस खिलाड़ी के मरने से पहले आ गया था और खिलाड़ी की मौत हुई 2020 में एक प्लेन क्रैश में। ये एक झूठ। इस एपिसोड की इस फोटो से ब्रायंट का कुछ लेना देना नहीं है, क्योंकि कब्र पर एडिटिंग की गई। वाह, जरा बुराई की बात करो तो ये एडिटिंग करने वाले उसमें सबसे आगे खड़े रहेंगे। ऐसी किसी भी कॉन्स्पिरेसी से जिसमें दूसरे एपिसोड के लिए कहा गया कि इसने ब्रायंट के प्लेन क्रैश में मरने की भविष्यवाणी की, मुझे ये तो नहीं समझ आता कि लोग आखिर इतना झूठ क्यों फैला रहे हैं। तो आपको ये चीज समझनी होगी कि इंटरनेट पर देखिए हर चीज को आप सच नहीं मान सकते। हाँ, लेकिन अगर मेरी वीडियो देखना है तो फिर वो सच होगा। पेक्यूलर पिस्किन। ऐसा कार्टून बनाना बहुत मुश्किल है जिसमें कोई डायलॉग ना हो, बस सिर्फ स्क्रीन टाइम ही हो। लेकिन सिम्पसन के राइटर्स ने इसे ब्लिंकी द थ्री आइड फिश में बखूबी कर दिखाया। ये पहली बार 1990 में आया, जहां पर एक आम से समंदर की मछली मिस्टर बर्न के न्यूक्लियर पावर प्लांट से निकले जहरीले केमिकल्स की वजह से परेशान हो जाती है। इसी वजह से इसकी तीसरी आंख मिलती है इसे। ब्लिंकी को असली फेम 2011 मिला जब अर्जेंटीना के एक मछुआरे ने सच में समंदर में ये ढूंढ निकाला, जो कि न्यूक्लियर पावर प्लांट की देन थी। ये बड़ी सिमिलर है, लेकिन चिंता मत कीजिए, इस तरह की मछली रेडियो एक्टिविटी की वजह से नहीं हुई, बल्कि जेनेटिक म्यूटेशन की वजह से हुई है। ये म्यूटेशन इतना कॉमन है कि जितना हम सोच भी नहीं सकते। लेकिन ये बहुत डरावना यार। ठीक है, मुझे लगता है अब हमें ये डरावनी भविष्यवाणियों का सिलसिला खत्म करना चाहिए। आपके हिसाब से सबसे अमेजिंग कौन सा था? नीचे कमेंट सेक्शन में आकर बताएं। और देखने के लिए शुक्रिया।